नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल की परिस्थितियाँ। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, रीतिकाल हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा महत्वपूर्ण काल था। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो आज हम रीतिकाल की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की हमारी वीडियो में हम रीतिकाल के नामकरण, रीतिकाल की समय सीमा इत्यादि का अध्ययन कर चुके हैं। रीतिकाल जो कि संवत 1700 से शुरू होकर संवत 1900 तक चलता है, यानी यह अपने आप में 200 सालों की समय अवधि को समेटे हुए है। तो इन 200 सालों की अवधि की जो परिस्थितियां रही, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, उन परिस्थितियों का अध्ययन आज हम करेंगे। कई विद्वानों के अनुसार रीतिकाल अपने वर्तमान समय की परिस्थितियों की उपज है, यानी उस समय जैसी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों की मांग थी ऐसे काव्य का सृजन करना। यानी उस समय दरबारी संस्कृति का प्राधान्य था और कवि लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से काव्य रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें दरबारों में आश्रित रहना पड़ता था अपनी जीविका के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रसिद्धि के लिए, पैसों के लिए। तो वो दरबारों में आश्रित रहकर जैसी दरबार की विशेषताएं, प्रवृत्तियां वो देखते थे, वही अपने काव्य के अंदर निरूपित करते थे। रीतिकाल का प्रारंभ कुछ विद्वानों के अनुसार आचार्य कवि केशव दास की रचनाएं कवि प्रिया व रसिक प्रिया से होता है। यानी कई विद्वानों ने आचार्य कवि केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और उन्होंने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उनकी रचनाओं कवि प्रिया और रसिक प्रिया का उदाहरण दिया है और कहा है कि कवि प्रिया और रसिक प्रिया के अंदर रीतिकाल की सभी विशेषताएं देखने को मिलती है। वहीं कुछ विद्वानों ने आचार्य चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। उनके अनुसार आचार्य चिंतामणि की कवि कुल, कल्पतरु, श्रृंगार, विलास श्रृंगार, मंजरी इत्यादि रचनाएं जो हैं वो रीतिकाल की प्रवृत्तियों से परिपूर्ण है और यहीं से एक परिपाटी जो है रीति ग्रंथों के लिखने की, वो यहाँ से अनवरत रूप से बहती हुई दिखाई देती है। कहाँ से? आचार्य चिंतामणि की रचनाओं के पश्चात। जबकि आचार्य कवि केशव दास के अनुसार 100 सालों का जो बीच में है वो अंतराल आ जाता है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने आचार्य कवि केशव दास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। यानी सही शब्दों में अगर कहा जाए तो आचार्य कवि केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। तो रीतिकाल की परिस्थितियां जो कि संवत 1700 से संवत 1900 तक वर्तमान थी, उन परिस्थितियों का आज हम हमारी वीडियो में अध्ययन करेंगे या उनके बारे में हम जानेंगे। तो परिस्थितियों के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। किसी भी काल की, भक्ति काल की, आदिकाल की, आधुनिक काल की, रीतिकाल की परिस्थितियों में सबसे पहले अध्ययन राजनीतिक परिस्थितियों का होता है, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर ही अन्य परिस्थितियां निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। रीतिकाल के प्रारंभ में मुगल शासन का वैभव चरमोत्कर्ष पर था। उस समय शाहजहां उत्तरी भारत का बादशाह था। उसने अपने विरासत में मिले साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। उसने दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और पूर्व में आसाम, उत्तर पश्चिम में सिंध के लहरी बंदरगाह तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। इस काल तक अधिकांश राजपूत शासकों ने भी दिल्ली के शासक की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वे दिल्ली दरबार में विश्वास पात्र व स्वामी भक्त सेवक के रूप में स्थान प्राप्त कर चुके थे। अतः इस तरह से हम देखते हैं कि रीतिकाल के प्रारंभ में राजनीतिक दृष्टि से देश में पर्याप्त शांति थी। राजकोष धन से भरा हुआ था। इस युग में ताजमहल व सोने के मयूर सिंहासन अर्थात तख्ते ताउश का निर्माण हो चुका था। परंतु सन 1658 ईस्वी में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना।
इस समय शाहजहां की बीमारी की खबर सुनकर उसके चारों पुत्रों दारा, शुजा, औरंगजेब इत्यादि में दिल्ली की सत्ता के लिए परस्पर संघर्ष आरंभ हुआ। शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा को शासक बनाना चाहता था क्योंकि वह धार्मिक सहिष्णुता, उदारता के लिए लोकप्रिय था, परंतु उसका छोटा पुत्र औरंगजेब जो कि कट्टर था, महत्वाकांक्षी था, उसने षड्यंत्र, कुटिल रणनीति आदि के बल पर अपने तीनों भाइयों को समाप्त किया। पिता शाहजहां को कारागार में डाल दिया और स्वयं दिल्ली का शासक बन बैठा। जिस शासन को औरंगजेब ने लूटपाट, हत्या आदि के बल पर प्राप्त किया था, उसकी सत्ता में जागीरदारों और राजाओं ने उपद्रव करने आरंभ कर दिए। उसका अधिकांश समय इन उपद्रवों को शांत या उनका दमन करने में बीता। इसलिए वह न तो अपने राज्य में शांति स्थापित कर सका और न ही राज्य की सीमाओं का विस्तार कर सका। शिवाजी जैसे शासकों ने कभी उसे चैन से सोने नहीं दिया। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में भी गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। उसका दूसरा पुत्र शाह आलम प्रथम गद्दी पर बैठा, परंतु उसकी सन 1712 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अगले 50 वर्षों तक एक भी मुगल शासक अपनी योग्यता, महत्वाकांक्षा, दूरदर्शिता का परिचय नहीं दे सका और इस तरह दिल्ली की गद्दी पर एक के बाद एक करके विलासी, शराबी शासक बैठते और कुछ दिनों के बाद वे या तो किसी षड्यंत्र का शिकार होकर मर जाते या उन्हें पदच्युत कर दिया जाता। इस समय तक अधिकांश जागीरदारों ने स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली बना लिया था। नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और उसके पश्चात अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मुगल शासन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ऐसी राजनीतिक अव्यवस्था का फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने अपने व्यापार के बहाने धीरे धीरे भारत की शासन व्यवस्था में दखल देना आरंभ कर दिया और अंततः ऐसी स्थिति भी बनी कि अंग्रेजों ने पूरे उत्तरी भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। सन 1857 तक अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बने शासक ही दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे। अंग्रेजों ने लैप्स नीति के तहत अधिकांश भारतीय राजाओं के राज्य अपने अधीन कर लिए। फलतः राजनीतिक स्तर पर भारतीय शासकों में एक और असंतोष की भावना थी, वहीं वे स्वयं को असुरक्षित भी अनुभव कर रहे थे। अंततः रीतिकाल के समाप्त होने के कुछ समय पश्चात ही सन 1857 में देश की स्वाधीनता के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, जिसे अंग्रेजों ने गदर कहा। इसकी असफलता ने अंग्रेजों को भारत का निरंकुश शासक स्थापित कर दिया। तो ये थी रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। उसके पश्चात आती है सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ अधिक अच्छी नहीं थी क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। सामाजिक परिस्थितियाँ एक हद तक, एक सीमा तक राजनीतिक परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है। जैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ होगी वैसी ही सामाजिक परिस्थितियाँ होगी। इस काल को यदि सामाजिक दृष्टि से अधःपतन का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस काल के समाज को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पहला शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। रीतिकालीन समाज में मुट्ठी भर शासक वर्ग, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सामंतों आदि का बोलबाला था। समाज की केंद्रीय सत्ता बादशाह था। उसके अधीन अनेक दरबारी अधिकारी यथा मनसबदार, अमीर, उमराव इत्यादि थे। उनके अधीन दूसरे कर्मचारी आते थे। इन सभी कर्मचारियों, अधिकारियों का मुख्य लक्ष्य अपने से ऊपर के अधिकारी को प्रसन्न रखना व अपना स्वार्थ पूरा करना था। फलतः पूरी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य नियंत्रण अयोग्य व चापलूस अधिकारियों के हाथों में चला गया। निसंदेह इस वर्ग का रहन सहन, खान पान काफ़ी ऊंचे स्तर का था। ये लोग विलासी व सुखमय जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन इनकी संख्या मुट्ठी भर थी, यानी ये शासक वर्ग में आते थे और इनकी संख्या बहुत कम थी जो कि सुखमय और विलासी जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा था शासित वर्ग। शासित वर्ग नारकीय जीवन व्यतीत करता था।
इस शासित वर्ग में भी सेठ, साहूकार इत्यादि कृषकों, मजदूरों का शोषण करके अपना निर्वाह करते थे। सेठ, साहूकारों, व्यापारियों का यह वर्ग थोड़ा बहुत खुशहाल था, यानी हम इसको बीच का वर्ग कह सकते हैं। आता ये शासित वर्ग में ही था, लेकिन शासित वर्ग के अंदर ये गरीबों का शोषण करते थे। शेष बच्चे श्रमिक, कारीगर, कृषक इत्यादि का जीवन अत्यंत कष्टमय था। राजा की विशाल सेना के प्रयाणों, युद्ध विभीषिका, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि प्राकृतिक प्रकोपों का सीधा प्रभाव इन मजदूरों और किसानों पर ही पड़ता था। इनसे बेगार लेना शासक और शासन के कर्मचारियों का अधिकार माना जाता था। जहां यह वर्ग दिन रात मेहनत करके जो थोड़ा बहुत अन्न उत्पन्न करता था, उसका बड़ा भाग शासन की भेंट चढ़ जाता था और इस प्रकार उन्हें भूखे नंगे रहकर बेगार भी देनी पड़ती थी। प्रतिकार करने पर इनके लिए कठोर दंडों की व्यवस्था थी और उनका जीवन पशुओं से भी गया गुजरा था। शासक वर्ग ने अपने भोग विलास के लिए बड़े बड़े महलों, उद्यानों आदि का तो निर्माण कराया था, परंतु जनसाधारण की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, संपत्ति रक्षा इत्यादि के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए समाज का एक बहुत बड़ा भाग कुपोषण का शिकार था, अशिक्षित था, असुरक्षा की भावना से ग्रस्त था। समाज के अंदर पुरुष और नारी की स्थिति में दिन रात का अंतर था। पुरुष प्रधान समाज में नारी को केवल भोग विलास की वस्तु माना जाता था। किसी भी सुंदर लड़की या स्त्री का अपहरण हो जाना एक सामान्य सी बात थी। इसी कारण समाज में बाल विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा। शासक वर्ग के लोग अनेक रानियां, दासियों के होते हुए भी अनेक शादियां कर लेते थे और समाज के अंदर इस तरह से व्याभिचार बढ़ता जा रहा था। शासक वर्ग के इन लोगों ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जिन शिक्षकों को रखा हुआ था, वे शिक्षक भी उन्हें काम कला की शिक्षा में निपुण करके अपने कार्य की इतिश्री मान लेते थे। पूरे समाज में एक और भूखे प्यासे लोग पेट भरने की जुगाड़ में रहते थे, तो वहीं दूसरी ओर उच्च वर्ग के धनाढ्य लोग अपनी काम विलास को शांत करने और मनोरंजन करने में व्यस्त रहते थे। शिकार खेलना, खिलवाड़ करना, तीतर बटेर की लड़ाई लड़वाना इत्यादि इन पुरुषों का मुख्य शौक था। ऐसी दशा में देश व देशवासियों के प्रति कोई भी व्यक्ति सचेत नहीं था और इस तरह से उस समय सामाजिक परिस्थितियां अत्यंत ही दुखदायी थी। राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, सामाजिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी और यही परिस्थितियां उत्तरदायी थी रीति काव्य के निर्माण के लिए। इसीलिए कवि वर्ग जो था वो इसी प्रकार का काव्य रचना करता था कि वहाँ के राजा और जो शासक वर्ग है उनकी काम वासना की शांति हो सके। उसके पश्चात आती है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। धर्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य, ललित कला, सामाजिक रीतियाँ इत्यादि के कुल योग का नाम ही संस्कृति है। रीतिकालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन भी इसी परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। रीतिकालीन समाज के अंदर विशुद्ध धार्मिक भावनाओं का लोप हो चुका था और उसकी जगह पाखंड, आडंबर, दिखावा और कुत्सित श्रृंगार ने उसका स्थान ले लिया था। यानी उस समय के अंदर लोगों के अंदर जो विशुद्ध धार्मिक भावनाएं होती है वो नहीं थी, लेकिन दिखावा ज़्यादा हो गया था। पंडे, पुरोहित, मौलवी, मुल्ला इत्यादि ने धार्मिक स्थलों को वासना का अड्डा बना दिया था। रीतिकाल में शिक्षा प्राय प्रतिष्ठित परिवार और उच्च कुल के सीमित क्षेत्र तक संकुचित थी। यद्यपि धनाढ्य वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्ति के साधन थे, परंतु जनसाधारण और गरीब जनता इस सुविधा से वंचित थी। इस काल में शिक्षा जगत में कला परक विषयों को ही अधिक पढ़ाया जाता था। विज्ञान परक विषयों का नितांत अभाव था। इस काल में छात्रों को प्राय अन्य भाषा, काव्य, दरबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा की शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता था। इस काल में साहित्यिक परंपराओं पर तत्कालीन शासकों की मनोवृत्तियों का प्रभाव पड़ा। शाहजहां जैसे कला प्रेमी सम्राट के दरबार में जगन्नाथ, चिंतामणि, बिहारी जैसे कवियों, आचार्यों को विशेष स्थान प्राप्त था। परंतु ज्यों-ज्यों आगे के शासक विलासी प्रवृत्ति में रमते गए, त्यों-त्यों साहित्य में श्रृंगार वर्णन की वृत्ति भी बढ़ती गई।
इसी काल में रीति ग्रंथों का अत्यधिक मात्रा में निर्माण हुआ। राधा और कृष्ण के माध्यम से कवि अपने भोग विलासी आश्रयदाता की कामुकता को बढ़ाने का प्रयास करते रहे। इस तरह से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जैसी राजा वैसी प्रजा की उक्ति को चरितार्थ करते हुए रीतिकालीन कवियों ने प्रचुर मात्रा में श्रृंगार परक काव्य की रचना की। यानी उस समय का जो काव्य है, 200 सालों का काव्य है, वह अपने समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जैसी थी वैसा ही कवियों ने काव्य रचा और इसीलिए उस समय के अंदर श्रृंगार परक साहित्य की अत्यधिक रचना हुई। धन्यवाद।